का कॉहलर। इंस्पेक्टर शहबाज खान अपने दफ्तर में दो नकाब पोश खवातीन को देखकर हैरान रह गया था। इस्लाम अलैकुम थानेदार साहब, इनमें से एक शेरी जबान में बोली। वालेकुम इस्लाम, बैठी जी। इसने करसीम की तरफ इशारा किया। वो दोनों बैठ गईं। जी क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? लड़कियों को देखकर इसके करख्त लहजे में मिठास दर आई थी। थोड़ी सी मालूमात लेना थी इंस्पेक्टर साहब। इस मर्तबा दूसरी लड़की ने इसके कानों में रसन डीला। वो दोनों ला महाला फरीहा और मसकान थी। जी, पूछें। मसकान बोली। थानेदार साहब, परसों आपके थाने में एक मुल्जिम लाया गया था जिससे तलाक लेना थी। पूछना यह है कि क्या उसने तलाक दे दी थी? थानेदार कुर्सी से टेक लगाकर बैठा था, एकदम सीधा हुआ और खनकार कर गला साफ करते हुए बोला। इससे आपका क्या रिश्ता है? फरीहा ने कहा। रिश्ते को छोड़ी इंस्पेक्टर साहब, जो सवाल पूछा है इसका जवाब दें। मेरा ख्याल है मैं सरकार का मुलाजिम हूँ। थानेदार नखुद से बोला। यूं भी जब तक उसे उन लड़कियों की असलियत मालूम ना हो जाती वो असल बात नहीं फूट सकता था। देखिए सर, आप हमें असल बात से आगाह करें और इसके बदले काल्बन ये हदिया काफी रहेगा। मसकान ने बड़े नोटों की एक गड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। थानेदार ने ललचाई हुई नजरों से नोटों को देखा और होंठों पर जबान फहराते हुए बोला। बीबी कुछ पता तो चले ना। इसका तलाक देना आपको मतलूब है या तलाक ना देना? हमें हकीकत मालूम करना है, सच बताना झूठ नहीं। हर दो सूरत ये रकम आपकी होगी। चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला। बीबी हमने इससे तलाकनामा दस्तखत करा लिया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो तलाकनामे पर दस्तखत कर रहा है। बाकी ज़बानी तौर पर हमने बड़ी कोशिश की मगर वो तलाक देने पर राजी ना हुआ। इतनी मार तो आदि मुजरिम भी बर्दाश्त नहीं करते। आप सच कह रहे हैं? मसकान से अपनी खुशी छुपाए नहीं छप रही थी। थानेदार साफगोई से बोला। हाँ बीबी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि कौन सी बात आपके फायदे की है तो मैं जरूर झूठ बोलने की कोशिश करता, मगर अब तो मैं नहीं जानता कि आपका मतमा नजर किया है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, कहकर वो दोनों खड़ी हो गईं। मुबारक हो बाजी, कार में बैठते हुए फरीहा बोली। बहुत बहुत शुक्रिया। मसकान ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से उसे साथ लिपटा लिया। बाजी, खुश तो ना? तुम्हें क्या लगता है? मसकान चहकी। अल्लाह करे हमेशा खुश रहो। फरीहा ने सच्चे दिल से उसे दुआ दी। तुम बहुत अच्छी हो बाजी, आप नहीं जानती मुझे। फरीहा दुखी हो गई। मसकान संजीदगी से बोली। वाकिफियत के लिए किसी लंबी रफाकत का होना जरूरी नहीं होता। अच्छा, अब कहाँ चलना है? फरीहा ने मौजू बदला। अब तुम्हें घर ले चलती हूँ। नहीं, वहाँ नहीं जाना। ये ना हो हमाद हमें इकट्ठा देख ले। मैं दूसरे घर की बात कर रही हूँ। दूसरा घर कौन सा? फरीहा ने हैरानी से पूछा। जहाँ में और दानी रहते थे। मसकान ने हसरत से कहा। फिर ठीक है बाजी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ मौजूद थीं। अंदर दाखिल होते ही फरीहा बोली। कितना प्यारा घर है और कितना वीरान लग रहा है। हम्फ्री, रौनकें तो मकीनों के साथ ही होती हैं। इंशाअल्लाह ये फिर आबाद होगा। नहीं, अब तो दानी बंगले ही पर रहेगा मेरे साथ। मतलब ये खैर आबाद ही रहेगा। मसकान हंसी। नहीं, हर वीकेंड पर हम यहाँ माजी खिंगालने आएंगे। यकीन करो फ्री में कल भी आई थी, इतना सुकून मिलता है यहाँ, इस कदर आराम और खुशी की बयान से बाहर है। बाजी, ये दानियाल की वो मोहब्बत है जो तुम्हारे दिल के नहं खानों में छपी हुई है। नहीं, छपी नहीं, बिल्कुल जाहिर थी, बस मैंने जबरदस्ती उसे छुपाया हुआ था। मैं हमाद से कई वादे नहीं तोड़ना चाहती थी। हाँ, वादे? फरीहा तंजिया लहजे में बोली। इसे किसी से भी मोहब्बत नहीं, बस अपना मुस्तकबिल अजीज है। वो दौलतमंद बनना चाहता है, किसी भी तरह किसी भी सूरत में। मसकान ने पूछा। तो जब तक वो दौलतमंद ना बन जाता तुम इसका इंतजार करती रहती? मैं भी आपकी तरह इसकी चिकनी चपड़ी बातों में आई हुई थी। हकीकत तो ये है कि इसने दौलतमंद बनने की कोशिश ही नहीं की। बस फैक्ट्री में जाकर थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाता। इसके बजाय वो मुझसे कुछ सरमाया लेकर अपना कारोबार शुरू कर देता तो शायद अब तक तरक्की की तरफ उसने काफी कुछ सफर कर लिया होता। फरीहा का दिल चाहा कि इसकी सादगी पर कहकहा लगाए। इस बेचारी को मालूम ही नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से निकल गई थी। मगर वो हमाद का ये राज जाहिर नहीं कर सकती थी। वो जैसा भी था फरीहा कम अज कम उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती थी। इसे सोच में गुम देखकर मसकान बोली। मेरा ख्याल है चाय पी जाए। जरूर, मगर चाय आएगी कहाँ से? ये मेरा घर है जनाब।
मसकान ने मुस्कुराहट बखेरी। वो दोनों उठकर किचन में आ गईं। चाय बनाते हुए मसकान के दिमाग में दानियल की शबीह लहराई। उसे लगा वो इसके पीछे खड़ा है। दानी, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। अम्मी जान ने देख लिया तो क्या कहेंगी। ये मजाक नहीं है मशीद जी, वो संजीदगी से कहता और मसकान के चेहरे पर हया आलूद मुस्कुराहट बिखर जाती। इसे लगता वो इसके छपे हुए एहसासात और पोशीदा जज्बों से अच्छी तरह आगाह है। वो जानता है कि किस नूं का मतलब हम है और किस हम को नफी समझा जाए। बाजी, किन ख्यालों में खो गई हो? फरीहा की आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचा। कुछ नहीं, वो गुड़बड़ा गई थी। फरीहा ने हंसकर कहा। शायद दानियाल की याद आ गई। मसकान ने शर्मीले लहजे में इतराफ किया। वो उसी तरह याद आता रहता है। और फ्री, तुम यकीन करो वो मेरी हर बात जानता था, हर एहसास से वाकिफ था। मेरा कोई जज्बा भी इससे पोशीदा नहीं था। मुझे वो सचमुच जादूगर लगता था और पता है, मैं दिल ही दिल में उसे काला जादूगर कहती हूँ। और जानती हो उसने मुझे तलाक क्यों नहीं दी? ये मुमकिन ही नहीं कि मैं इससे कुछ मांगूं और वो इनकार कर दे। असल बात ये थी कि मैं दिल से तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। और देख लो हमाद की सारी कोशिशों का क्या नतीजा निकला। बाजी, आप सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं। दानियाल वाकई बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाला इंसान है। और आपके बारे तो उसके दिल में जो कुछ है उसके लिए तो कोई लड़की ख्वाब ही देख सकती है। वो सचमुच उस दूर का मजनू है। चाय के कप पकड़कर वो बेडरूम में आ गईं। मसकान ने कहा, अब बताओ क्या किया जाए? मैं क्या कह सकती हूँ बाजी, आपकी जिंदगी है और आपने गुजारनी है। बस इतना मशवरा दूंगी कि दानियल तुम्हें चाहता है और हमाद को सिर्फ दौलत चाहिए। पागल, ये तो तय हो गया ना कि मैं अब दानी से तलाक नहीं लेने वाली। मैं हमाद के बारे पूछ रही हूँ कि उसे क्या और किसे जवाब दिया जाए। ये कौन सा मुश्किल है? हर किसी ने अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। इसने खुद तुम्हें तलाक दी थी, अब एतराज कैसे करेगा? भाइयों को क्या जवाब दूं? वो मेरी दानियल से शादी के मुतालिक कुछ नहीं जानते। इस तरह एकदम सब कुछ हो जाना। मसकान सचमुच उलझ गई थी। ये प्रॉब्लम तो है। ऐसा है कि पहले हमाद से बाकायदा तलाकनामा साइन कराओ, इसके बाद इद्दत गुजार कर दानियल से शादी कर लो, मतलब लोगों के सामने बज़ाहिर दोबारा निकाह पढ़ा लेना। और होने वाले बच्चे का क्या करूंगी? इसका क्या जवाब पेश करूंगी? ओह, ये प्रॉब्लम भी तो है। फरीहा भी गहरी सोच में खो गई। फिर चंद लम्हों बाद बोली, वैसे हमाद चाहे तो इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। वो भला क्यों चाहेगा? मेरे इस फैसले के बाद वो हमारा लिए कैसे कुछ अच्छा सोच सकता है? मेरा ख्याल है दौलत की आफर इसे इस काम पर मजबूर कर देगी। बल्कि ऐसा है मैं भी इससे बात करती हूँ, शायद मेरी मोहब्बत का भरम रख ले। पहले तो नहीं रखा था लेकिन आपकी तरफ से साफ इनकार उसे मेरी मोहब्बत की तरफ माइल कर देगा। तो फिर वापस चलते हैं। मैं शाम तक इससे बात कर लूंगी, शाम के बाद तुम इससे बात कर लेना। ठीक है बाजी, यही बेहतर फैसला है, फरीहा ने कहा और वो वहां से निकल आए। आज तो डाइनिंग टेबल पर रौनक छाई है। मसकान को खाने पर अपना मुंतजिर पाकर हमाद चहका। इसका ख्याल था कि वो इसकी जानिब लौट आई है। मिस्टर हमाद, प्लीज बैठें, आपसे जरूरी बात करनी है। खैर तो है, ये किस लहजे में मुझे मुखातिब किया जा रहा है? मैं तमधारा हादी हूँ मसकान। माजी को छोड़ो हमाद साहब, मैंने थानेदार से मालूम कर लिया है। तलाक नहीं हुई और अब मैं तलाक लेना भी नहीं चाहती। किया 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 तमधारा दिमाग तो जगह पर है ना? परेशानी के आलम में उससे और कुछ ना कहा गया। दिमाग अभी जगह पर आया है। अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ अलिफ गिनाहे होने जा रहा था। यूं भी हमारा ताल्लुक बहुत वाजिबी सा था। ऐसे ताल्लुक का ख़त्म होना ही हम दोनों के लिए मुफीद होगा। वो क्या कहते हैं, तारुफ बूझ बिन जाए तो इसका भूलना बेहतर, ताल्लुक रोक बिन जाए तो इसका तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे तकमील दे देना हो नामुमकिन, इसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मसकान, मैं तुम्हें चाहता हूँ। हमाद इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मसकान रसान से बोली, एक ऐसा मर्द जो अपनी बीवी को गैर की झोली में फेंक दे, इसके मुंह में प्यार व मोहब्बत जैसे अल्फाज नहीं जचते। क्या चाहती हो? इस मर्तबा हमाद का लहजा बदला हुआ था। दानियल से शादी करना चाहती हूँ, बल्कि सूरी, शादी तो हमारी हो चुकी है, बस दुनिया के सामने इस शादी का ऐलान करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं होगा। हमाद के लहजे में शामिल सख्ती मसकान के लिए हैरानकिन थी।
ये तो वो जानती थी कि हमाद एहतजाज करेगा, मगर इन बेगाने दुश्मन का सा लहजा इसके गुमान में भी नहीं था। कौन रोकेगा मुझे? वो भी तरश हो गई। तुम्हारा शौहर हमाद रोकेगा तुम्हें? इस बेहयाई से? पहले मुझसे तलाक तो ले लो। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। मसकान चलाई। कब? कोई गवाह, दस्तावेजी सबूत? मेरे पेट में जो बच्चा है, डी नेशनल असेंबली टेस्ट से पता लगाना मुश्किल नहीं कि वो किसका है। हमाद जहर खुनद लहजे में बोला। इससे ये कब साबित होगा कि बच्चे का बाप तुम्हारा शौहर भी है? इससे तो फ़कत तुम्हारी बदकारी जाहिर होती है। मेरी आंखों में धूल झोंककर तुम जाने किस यार के साथ रंग रलियां मनाती रही हो। शट अप। मसकान चलाई। यू शट अप। मस सेठ ज़ादी, ये इतना भी आसान नहीं है। अगर तुमने अदालत से रुजू करके खुल लेने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे मेरे बाप की इज्जत का सरेआम जनाजा निकाल दूंगा। आज का मीडिया बहुत तेज है। तुम्हारे पास ना तो तलाक के गवाह मौजूद हैं, ना दूसर ये शादी का कोई सबूत है। किसी खैर से पहले अपने भाई तुम्हारी गर्दन काटना पसंद करेंगे। मैं फ़कत अपने बांझापन का सर्टिफिकेट पेश करूंगा। आगे तुम खुद जानती हो क्या होगा। मसकान का गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया था। इसे लगा जिस काम को वो आसान समझ रही थी वो बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। वो गहरी सोच में गुम हो गई। चंद लम्हे बाद बोली, हमाद, तुम्हें क्या कीमत दरकार है? कोई कीमत नहीं। तुम दानियाल से तलाक लेकर दोबारा मुझसे शादी करो और बस, इसके अलावा कोई सूरत नहीं। ये कहकर वो उठ गया। मसकान भी अपनी ख्वाबगाह में आ गई। मसला बहुत गंभीर हो गया था। सबसे बढ़कर हमल का मसला था। हमाद इसे आसानी से बदकार साबित कर सकता था। इस मसले का एक ही हल था और वो था अबार्शन। इसके अलावा वो हमाद से छुटकारा नहीं पा सकती थी। फरीहा का नंबर डायल करके वो उसे सूरत हाल से आगाह करने लगी। हमाद के दिमाग में आंधियां चल रही थीं। वो जीती हुई बाजी हार रहा था। अपने तेई उसने मसकान को धमकी दे दी थी, मगर वो अपने भाइयों को एतमाद में लेकर सारी सूरत हाल से आगाह कर देती तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। सेठ फहीम और वसीम से टक्कर लेना इसके बस की बात नहीं थी। वो उसी सोच में गुम था कि फरीहा की कॉल आने लगी। इस सारे बखेड़े में इसे फरीहा का हाथ भी नजर आ रहा था। इसने कॉल अटेंड किए बगैर काट दी। फरीहा ने चंद बार ट्राई की और फिर खामोश हो रही। वो रात हमाद ने घंटों पर लुटते गुजारी। सारी रात वो इस मसले का हल तलाश करता रहा। सुबह वो नाश्ता किए बगैर घर से निकल आया। इसे कामरान की तलाश थी जो मैट्रिक तक इसका क्लास फेलो रहा था और इसके बाद गुर्बत ने इसे पढ़ने का मौका नहीं दिया था। उसका वालिद एक मजदूर था, लेकिन उसने मजदूरी के बजाय दूसरा रसता इख्तियार किया था, और वो था जुर्म का रसता। कामरान के एक मखसूस दोस्त के बारे वो जानता था। इसकी कार का रुख उसी होटल की तरफ हो गया जहां उसे कामरान का एड्रेस मिल सकता था। हमाद थर्ड ईयर में था जब एक दिन कामरान उसे कीमती कार ड्राइव करता हुआ मिला। उस वक्त वो कामरान के बजाय कामी खंजर था। हमाद इस दिन यूनिवर्सिटी बस के छूट जाने पर पैदल घर जा रहा था। अचानक एक कीमती कार उसके करीब आन रुकी थी और फिर कामरान को ड्राइविंग सीट पर बैठे देखकर वो हैरान रह गया। अरे कामरान, तुम? और ये कार किसकी है? मेरी ही है यार। इसके बैठते ही कामरान ने कार आगे बढ़ा दी थी। मगर ये कि इसके लिए मुझे अपने नाम की कुर्बानी देनी पड़ी। आजकल मैं कामी खंजर हूँ, एक नामी ग्रामी मुजरिम, पुलिस को कई केसेस में मतलूब हूँ। मगर तुम्हें हैरानी होगी कि अलिफ भी में एक थानेदार के साथ लंच करके आ रहा हूँ। यार बड़ी तरक्की कर ली है। हमाद के लहजे में सिताइश थी। और तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इसने फौरा ऑफर कर दी। नहीं यार, बड़ी मेहरबानी, मैं यूं ही ठीक हूँ। वो हंसा। डर गए। नहीं, लेकिन मैं इस फील्ड चल नहीं सकता। जानता हूँ। यूं ही मजाक कर रहा था। इसे घर के सामने ड्रॉप करके उसने कहा था, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर आवाज देना। हमाद ने कहा, अपना सील फोन नंबर तो दे दो। नहीं, मेरा सील फोन नंबर और एड्रेस बदलता रहता है। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मोहल्ला लुंगी शाह में 321 होटल के मैनेजर से मेरा एड्रेस पूछ लेना, वो मेरा दोस्त है। अपनी कार 321 होटल की पार्किंग में रोकते हुए हमाद इस्तकबालिया की तरफ बढ़ गया, जहां एक खूबसूरत औरत विराजमान थी। इससे रहनुमाई लेकर वो थोड़ी देर बाद मैनेजर के कमरे में था। जी सर, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अधेड़ उम्र मैनेजर शाइस्तगी से मुस्तफसर हुआ। वो बगैर किसी तमहीद के बोला, मुझे कामरान भाई का सील फोन नंबर या एड्रेस मिल जाएगा। कामरान, जी कामरान, जो आपके लिए काल्बन कामी खंजर है। आपका तारुफ? मैनेजर के लहजे में शकूक की परछाइयां लर्जीं। हमाद,
वो क्लास फेलो है मेरा। इसने अपना नाम बताकर कामी से अपने ताल्लुक की वजह भी बता दी। प्लीज आप तशरीफ रखें। इसे बैठने का इशारा करके वो अंदरूनी कमरे की तरफ चल पड़ा। इसकी वापसी चंद मिनट बाद हुई। हमाद साहब, वो थर्ड फ्लोर कमरा नंबर 45 में मौजूद है। आप इन्हें वहीं मिल लें। थैंक्स कहकर वो बाहर निकल आया। मतलूबा कमरे में कामी इसे मुंतजिर मिला। सुना भाई पढ़ाकू शाह, कैसे याद किया हम मुजरिमों को? पुरतपाक अंदाज में उसे गले से लगाते हुए कामी ने पूछा। कामरान भाई, एक काम आन पड़ा था। वो हंसा। कोई मर्डर वगैरह कराना है क्या? वो संजीदगी से बोला। अरे वाह, मैंने तो मजाक किया था। खैर बताओ कौन है वो? हमाद ने जेब से मसकान की तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। अरे जालिम, ऐसी लड़की भी भला कत्ल की जाती है? क्या चक्कर है? कोई मोहब्बत वगैरह, धोखा दही की कार्रवाई? आखिर क्यों फूल ऐसी लड़की के पीछे पड़ गए हो? इसे अगवा करना है और इसके भाइयों से तावान मांगना है। तावान मिले या ना मिले आपने इसे कत्ल कर देना है। लेकिन कोशिश करना है कि इसके भाइयों की किसी गलती को आड़ बनाकर ये काम किया जाए। मेरा मतलब इसके कत्ल से है। तावान के बगैर कत्ल कर दिया तो मुझे क्या हासिल होगा? इस बार कामी का लहजा सरासर कारोबारी था। 10 लाख। 5 काम से पहले हमाद ने जेब से बड़े नोटों की एक गड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। 5 काम के बाद कोई उता पता? ये मरहूम सेठ दाऊद की बेटी और सेठ फहीम और सेठ वसीम की बहन है। शायद नाम सुना होगा आपने। इस बात में सर हिलाते हुए वो बोला। एक गैर मुतालिका बात, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मेरे क्लास फेलो रहे हैं। कत्ल कराने की वजह जान सकता हूँ? चंद लम्हे सोचने के बाद हमाद बोला। ये मेरी बीवी है और मैं इसकी जायदाद का वारिस हूँ। हा हा हा, कामी ने बुलंद बांग का कहा लगाया। वाह रे पढ़ाकू शाह, तो हमसे भी तेज निकला। तो कब तक काम हो जाएगा? हमाद ने शर्मिंदा हुए बगैर पूछा। कल तक ये बुलबुल हमारे हाथ में होगी। और अगर हम कोई शुगल मेला करना चाहें, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, वो घटियापन से बोला। मेरी तरफ से खली छूट है। बस मुझे चंद दिन के अंदर इसकी लाश चाहिए होगी। लाश के वसूल होते ही आपके बकाया 5 लाख मिल जाएंगे। अगर तावान की कोई रकम ले सकूं तो वो आपका बोनस हो गया। ये कहते ही वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। बैठो ना, कोई ठंडा गरम तो पूछा ही नहीं आपसे? कामी ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं फिर कभी सही। इसने अलविदाई मुसाफिहे के लिए हाथ बढ़ाया और फर्जी से अचानक उसे याद आया और वो बोला। याद आया, सेठ ज़ादी नकाब भी उड़ती है। आप जाएं जनाब, अब ये हमारा काम है। कामी ने कहा और हमाद सर हिलाता हुआ वहां से निकल आया। बाजी, वो मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा। मसकान को फरीहा की परेशान की आवाज सुनाई दी। पर क्यों? अलामत वावन। मसकान की परेशानी में इजाफा हो गया था। क्या कह सकती हूँ? हो सकता है उसे इस सारे मामले में मेरा हाथ नजर आ रहा हो। बल्कि देखा जाए तो वाकई में इसकी जिम्मेदार हूँ। इसकी मोहब्बत कहाँ गायब हो गई? आपको बताया तो था। पहले वो अपने मुस्तकिल का सोचता है, फिर मोहब्बत की बारी आती है। वो हमेशा दिमाग की सुनता है। फरीहा की आवाज में शर्मिंदगी थी। फ्री, मैं इसका मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। अब उसके साथ एक पल बताना भी कारदार है। यकीन करो, रात उसके लहजे में ऐसी अजनबी और रोखापन था कि मैं सोच भी नहीं सकती। खैर, यही वो आपके मुताल्लिक भी कर रहा होगा। आखिर आपने भी तो उसे हरी झंडी दिखा दी है। मैंने फ़कत हकीकत हाल बयान की थी। जब हम एक नहीं हो सकते और मैं किसी दूसरे की बीवी हूं तो इस बात पर चरापा होने की क्या तुक है? बाजी, किसी दूसरे की बीवी तो आप एक मंसूबे के तहत बनी थी। फ्री, तुम मुझे गलत साबित करने पर तली हो। नहीं, सिर्फ हकीकत से पर्दा उठा रही हूँ। एक ऐसा आदमी जिसे कामयाबी चंद कदम पर नजर आ रही हो और अचानक उसे पता चले कि जिसे वो मंजिल समझ रहा था वो रास्ता खो जाने का निशान है। आप खुद सोचें इस पर क्या गुजरेगी। मैं सुबह आप नूनगुन्नागी आपकी तरफ। शायद इससे बालमशाफा मुलाकात करने पर कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। मसकान ने कहा। नहीं फिर ऐसा है कि कल डिनर हमारे साथ करो। ठीक है बाजी, कहकर फरीहा ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। बेटा, तबीयत कैसी है अब? आयशा ने दानियाल के माथे पर हाथ रखकर पूछा। ठीक हूँ मां जी, दानियाल ने मुंह को तसल्ली दी। गो उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था, मगर ये बात मुंह को बताना उसे तकलीफ देना ही था। बेटा, अगर हो सके तो फैक्ट्री से कुछ रकम एडवांस ले आव। घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देना।
मगर मैं इस दिन एडवांस ले तो आया। अचानक इसे याद आया कि वो रकम तो पुलिस के कब्जे में थी। दानियल ने सख्ती से हम भैंच लाए। ठीक है जी, मैं ले आता हूँ। बेटा, बात क्यों बदल दी? तुम पहले कुछ और कह रहे थे। हाँ जी, जिस दिन झगड़ा हुआ था इस दिन भी मैं कुछ एडवांस रकम ला रहा था, मगर वो पुलिस वालों ने रख ली, माले गनीमत समझकर। उनसे तो अल्लाह पूछेगा। आयशा खातून पुलिस वालों को कोसने लगी। दानियल हिम्मत करके उठ गया। दोपहर के 10 बज रहे थे। घर से निकलकर वो सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। कौन सा ऐसा दोस्त था जिससे वो कुछ कर्ज मांग सकता। एक मर्तबा तो उसने सोचा कि वो फरीहा से मांग ले, मगर फिर उसे शर्म आरे आ गई। एक लड़की से वो क्यों कराधार तलब करता, जबकि वो बेरोजगार भी थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त अनवर से मदद तलब करने इरादा किया और स्टील मिल की जानिब बढ़ गया। उस वक्त इसने वहीं होना था। किराए के नाम पर इसकी जेब में थोड़ी कौड़ी भी नहीं थी। इसे पैदल ही वहां तक जाना था। अल्लाह पाक का मुबारक नाम लेकर वो चल पड़ा। स्टील मिल तक पैदल चलना इसके लिए मसला नहीं था, मगर पुलिस वालों के वहशियाना तशद्दुद के बाद ये आसान काम भी इसके लिए मुश्किल तरीन बन गया था। मरता किया ना करता के मिसदाक वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। रास्ते में कभी कभी वो 1-2 मिनट के लिए रुककर आराम भी कर लेता था। इसने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया था जब इसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर मशी का नाम देखकर इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। रात को वो डिनर नहीं कर सकी थी, मगर इसके बावजूद सुबह उसने चाय के साथ कुछ लेना पसंद ना किया। इसकी भूख ही मर गई थी। चाय पीकर वो कुछ देर बाग में टहलती रही। जब ज्यादा जी घबराया तो घर से बाहर निकल आई, इसका रुख उसी जन्नत की तरफ जहां उसे दिल्ली सुकून मिलता था। वो छोटा सा घर गोया चैन आराम का मरक़ा था। वो घर से थोड़ी ही दूर आई थी कि इसे फुटपाथ पर दानियाल नजर आया। वो सर झुकाए जाने कहीं जा रहा था। इसके सुस्ती से उठने वाले कदम इसकी जिस्मानी हालत का पता दे रहे थे। उसने बेसाख्ता इंडिकेटर देकर कार साइड पर ले जाकर रोक दी। अगले लम्हे वो मोबाइल निकालकर उसे कॉल मिलाने लगी। जारी है।